अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 8 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या समझना है? अभी तक हमने क्या समझा? पार्टनरशिप के बारे में समझ लिया, मेरिट्स उसके समझ लिए, लिमिटेशन, फीचर्स और उसकी डेफिनेशन। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखा, सोल प्रोप्राइटर का भी हम ये सारी चीजें समझ चुके हैं और हम एचयूएफ का भी ये सारा चीजें समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसको ध्यान से देखना। द स्टेटस ऑफ माइनर। पहले तो माइनर की बात करेंगे, माइनर क्या होता है। मैंने आपको पहले ये चीज इन्फॉर्म करी, माइनर मींस जिसकी अभी एज जो है वो 18 प्लस नहीं है, मतलब वो अंडर 18 है, अंडर 18 है। जो भी इंसान अंडर 18 है उसको हम माइनर बोलते हैं। ठीक है, इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद दैट इन पार्टनरशिप फर्म, मतलब ये है स्टेटस बताओ माइनर का, माइनर की पोजीशन के बारे में, माइनर की क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है उसके बारे में बताओ जरा। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद दैट इन अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है उसका स्टेटस और जॉइंट हिंदू फैमिली में उसका स्टेटस क्या होता है। सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अ मेल माइनर चाइल्ड। यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, फीमेल नहीं होता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, फीमेल इसलिए नहीं होता कि आफ्टर मैरिज फीमेल को जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब अपने जो भी होते हैं इन लॉज के यहाँ पे जाना पड़ता है। तो आफ्टर मैरिज अगर ये मैडम चली जाती है तो इससे क्या हो जाएगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो रहेगी नहीं, क्योंकि मैडम वहां पे जा चुकी है तो वहां से ऑपरेट तो कर नहीं पाएंगी, तो इसीलिए फीमेल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, ये पहला आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि मेल ही यहाँ पे आएगा। अ मेल माइनर चाइल्ड बिकम इट्स मेंबर राइट आफ्टर इट्स बर्थ। पहले मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? जॉइंट हिंदू फैमिली की। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में फीमेल का तो कोई वो ही नहीं है, रोल ही नहीं है, बट मेल माइनर चाइल्ड बिकम इट्स मेंबर, वो मेंबर बन जाएगा राइट आफ्टर हिज बर्थ इन द फैमिली। फैमिली में जैसे ही उसने बर्थ लिया वो उसका क्या बन गया? मेंबर बन गया। द माइनर इंजॉयज एन इक्वल ओनरशिप राइट, मतलब माइनर को क्या मिलेगा? इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब ये उनके एंसेस्टर्स होंगे, उनके जो पूर्वज होंगे, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, या फिर मैं ये बोलूं सीधा सीधा एचयूएफ के पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसका ये इक्वल मेंबर बन जाएगा। एग्जांपल के लिए एचयूएफ के पास प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपीस की, इनके पास मेंबर हैं 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं। तो अभी क्या हो रहा था, 9 मेंबर्स को ये 10 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होती, बट हुआ क्या, एक न्यू बर्थ हुआ और एक न्यू माइनर मेल चाइल्ड, मतलब माइनर ही होते हैं, मतलब बर्थ तो माइनर का ही होता है, तो मेल चाइल्ड एक और अगर ऐड होता है, मतलब 1+1 मेंबर और ऐड हो गया, तो उस केस में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे 10। अब आपको 10 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी 10 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी इन 10 मेंबर्स को। तो इसका मतलब माइनर के पास भी अब 1 लाख रुपए आ चुके हैं, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ चुकी है, जैसे औरों के पास है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि माइनर के पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है ओवर द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। However, his liability is limited only to the extent of his share in the joint property. मतलब ये इसकी लाइबिलिटी, जैसे इसकी क्या, एचयूएफ में सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है उसके शेयर पे। मतलब ये समझना, मैं बोलूं कि जैसे मैंने वही वाला एग्जांपल लिया, 10 लाख रुपीस है, अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं, 10 मेंबर्स हो चुके हैं, मतलब एक के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है? ₹1 लाख ईच, ₹1 लाख पर मेंबर, ₹1 लाख पर मेंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मैं बोलूंगा कर्ता को छोड़ के, कर्ता एक है, मतलब ये एक तो कर्ता हो गया, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी के 9 हैं, 9 मेंबर हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड, उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। एग्जांपल से समझो, मैं बोलूं कि कल को यहां पे नुकसान हो गया, कल को यहां पे लॉस हो गया, तो लॉस कौन कौन कैसे कैसे बियर करेगा? ये 9 जो मेंबर हैं ये लॉस बियर करेंगे ओनली
अप टू 1 लाख रुपीज ईच, 1 लाख रुपीज पर मेंबर। सिर्फ ये कितना करेंगे, ओनली अप टू 1 लाख रुपीज पर मेंबर। मतलब एक इंसान 9 की बात कर रहा हूं मैं, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा उससे ले नहीं सकते क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी। बट मैं कर्ता की बात करूंगा, कर्ता बियॉन्ड 1 लाख रुपीज के बाद भी आप उससे पैसे ले सकते हो, उसके पर्सनल असेट को बेच के। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का आपको मीनिंग और डिटेल में समझ में आ गया कि यहाँ 9 मेंबर्स हैं और ओनली अप टू लिखा है। ध्यान से समझना, अगर एक इंसान का नुकसान होता है 20,000 तो तब भी आप उससे 1 लाख ले लोगे? नहीं, तब आप कितने लोगे? 20,000। अगर उसका 30,000 का नुकसान हुआ है तो 30,000। अच्छा, अगर 1 लाख का हुआ तो पूरे 1 लाख। अगर 1,20,000 का हुआ तो आप सिर्फ 1 लाख रुपीज उससे लोगे, 20,000 आप नहीं ले सकते उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब माइनर का ये रोल होता है किसमें? एचयूएफ के अंदर। आपको ये पूरा समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप में उसका क्या रोल है। While in case of partnership, a minor can be admitted. मेल नहीं लिखा, याद रखना, मेल नहीं लिखा, फीमेल भी चल जाएगा। पहला डिफरेंस तो यही आ गया, वहां पे मेल की बात होती है, कहां पे? एचयूएफ के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर मेल की कोई बात नहीं है, माइनर नॉर्मल है जिसके अंदर इंक्लूडेड है मेल एंड फीमेल। A minor can be admitted as a member, member नहीं, यहाँ पे partner भी बोल सकते हैं, only after the movement of all other partners and that too only for benefits, but he cannot be asked to either contribute capital or bear the losses incurred by the business। इस पूरी लाइन को एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। अब आपको पता है इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा। अब वो कोई है नॉमिनल है तो उसने शायद नहीं किया होगा, जो भी है, मैं बोल रहा हूं कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मैनेजमेंट में ये पार्ट ले रहे हैं, सब कुछ ये काम कर रहे हैं। अब इनके घर में एक बर्थ होता है किसी का, या फिर ये किसी को एवं किसी को पकड़ के ये कह रहे हैं ये डी, ये माइनर है, ये अभी 2 साल का एक बच्चा है, ये उसको 2 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि हम इसको भी पार्टनरशिप में रखना चाहते हैं। कंडीशन सुनना एक एक करके। पहली कंडीशन, सारे पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, जितने भी हैं। 40 मिनिमम, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। मान लो 49 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, एक को सिलेक्ट करना है, एक को लाना है, वो भी माइनर को। सारे के सारे 49 को क्या बोलना पड़ेगा? यस, आप लेके आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला हो गया पॉइंट क्लियर। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ मेंबर ओनली आफ्टर मूवमेंट ऑल द अदर पार्टनर्स एंड दैट टू ओनली फॉर बेनिफिट्स। एंड दैट टू के बाद हम यहां तक रुकते हैं अभी तक। ठीक है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ मेंबर ओनली आफ्टर मूवमेंट ऑल द पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स को एग्री करना है तब वो मेंबर बन जाएगा। आगे समझेंगे। आगे लिखा है फॉर द बेनिफिट्स एंड दैट टू ओनली फॉर द बेनिफिट्स। मतलब ये समझना, पार्टनर ए, बी, सी, डी को माइनर है उसको भी एडमिट कर लिया, तीनों ने क्या बोल दिया? यस। तीनों ने क्या बोल दिया? यस। बट इसको मान लो इन्होंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, एग्रीमेंट में लिखा है ये तीनों प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली। चौथा आएगा तो इसको भी बोलेंगे प्रॉफिट हम चारों बांटेंगे इक्वली। मतलब अगर 100 रुपीज कमाए तो प्रॉफिट मिलेगा 25, 25, 25 और 25, क्योंकि ये माइनर है डी। ठीक है, बट इन केस ऑफ लॉस होता है तो पार्टनरशिप में क्या होता है? लॉस को भी बराबर बांटते हैं, बट लॉस के केस में माइनर को नहीं बांटा जाएगा। इमेजिन करते हैं लॉस हो गया 90 रुपीज का, लॉस कितने का हो गया? 90 रुपीज का। अब कैसे बांटोगे? 90 रुपीज के लॉस को आप बांटोगे, ए को दोगे आप 30, बी को 30, सी को 30, डी को कुछ भी नहीं। अब समझो, मतलब ये है माइनर को आप एडमिट करने के लिए 2 कंडीशन मैंने समझाई। पहली कंडीशन सारे पार्टनर्स को एग्री करना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो इसको मिलेगा, लॉस होगा तो ये कभी देगा नहीं। दोबारा सुन लो, प्रॉफिट होगा तो इसको मिलेगा, लॉस कभी ये देगा नहीं। ये सिर्फ बेनिफिट के लिए माइनर को एडमिट किया जाता है। अब ये ना पूछे क्यों किया जाता है, वो उनकी मर्जी, बस हमने ये बता दिया कि लॉ यहाँ पे क्या कहता है। और ये पार्टनरशिप एक्ट है पूरा। ठीक है, मैं एक तरह से बोलूं तो ये मैं लॉ पढ़ाने लग रहा हूँ अब, ये लॉ के अंदर ये सारी बातें होती है। ठीक है, तो लॉ आपको समझ में आ गया।
अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उसके अंदर लॉस अगर होगा तो माइनर को लॉस नहीं बियर करना, ये वाले से करते हैं, इसको लॉस बियर नहीं करना, इसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट होते ही इसको भी बांटेंगे, और इसको लाने के लिए सारे मेंबर्स का हाँ बोलना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद। बट ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू ईदर कंट्रीब्यूट कैपिटल, ना तो ये कैपिटल, अब जिससे लॉस ही नहीं मंगा रहे, सोच के देखो, जिससे लॉस भी नहीं मंगवा रहे उससे कैपिटल तो क्या ही मंगवाएंगे, और 18 साल से नीचे का बच्चा क्या कैपिटल लाके दे देगा, इमेजिन करके देखो ना, माइनर क्या कैपिटल लाके देगा, 10 रुपए लाके देगा, और बियर द लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस, और इसको कोई लॉस भी इनकर नहीं करना, इसको कोई कैपिटल नहीं लगानी, और इसको कोई, इसकी कोई लाइबिलिटी भी इसके ऊपर नहीं होती, ठीक है, ये चीज हो गई। अगला, a minor is not legally competent to enter into any legal contract and therefore he she cannot be considered as a partner। ध्यान से समझना, एक माइनर जो होता है वो लीगली कंपिटेंट नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के। एक बात बताओ, 18 से नीचे वाले को माइनर बोला जाता है। मैं लेट सपोज करता हूँ 11 साल का बच्चा है, मैं 11 साल के बच्चे से पूछूं इधर आ, एक बात बताइए, रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद के मैं आपको बेच दूं, आप इसको आगे ये बना के सेल कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके मैं उसको ये सब ज्ञान बांट रहा हूँ। आप खुद सोचो, उसको ये सब समझ में आ भी रहा होगा ये क्या बोलने लग रहा है। मैं अगर ऐसा ये लीगली अलाउड कर दिया ना, तो सब माइनर को पकड़ेंगे, 4-4 साल के बच्चे को, 5-5 साल के बच्चे को पकड़ेंगे, उसको जबरदस्ती बोलेंगे ये सामान हमसे खरीद ले 2 लाख रुपए का, वो खरीद भी लेगा, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। फिर आप उससे पैसे लेने के लिए ये नहीं बोल सकते कि चल तेरे को कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां पे तेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो तेरे से पैसे हम वहां से वसूल कर लेंगे पर्सनल प्रॉपर्टी से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माइनर लीगली कंपिटेंट है ही नहीं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे आने के लिए, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, एंड देयरफॉर ही शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर। उसको पार्टनर कभी बोला ही नहीं जाता, समझो, माइनर को कभी पार्टनर नहीं बोला जाता, बस हम उसको एवं ही बना लेते हैं, सारे पार्टनर एग्री हो जाए तब, और सिर्फ प्रॉफिट के लिए उसको पार्टनर बना लिया जाता है। लास्ट है, हाउएवर अ माइनर after attaining the age of 18 years has the option of either continuing with the partnership firm or withdrawing his interest from it। ये वाला पॉइंट था जब मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं रुक गया था कि नहीं वो तब आएगा तभी समझाऊंगा, वो पॉइंट ये आ गया। माइनर के पास ऑप्शन होता है। एक बात बताओ, माइनर जब 4 या 5 या 6 साल का था, उसको बोला कि उसको पार्टनरशिप में एंटर करना है, उससे तो पूछ के किया नहीं होगा, उसके पेरेंट्स से पूछ के किया होगा, उस टाइम उसको पार्टनरशिप में ले लिया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि माइनर के पास सिर्फ प्रॉफिट आता था, तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप सोचो, अब वो 18 प्लस हो गया, जब वो मैच्योरिटी की एज में हो गया, वो माइनर नहीं रहा, तो अब उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा उतना ही जितना सब कर रहे हैं। तो अब माइनर से एक बार ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको ये पार्टनरशिप में रहना है, क्योंकि अब आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा, समझो। उससे बोलेंगे अब आपको लॉस होगा तो वो भी बियर करना पड़ेगा। फिर सोच के बताओ आपको कंटिन्यू करना है या आपको अब यहां से छोड़ के जाना है। माइनर के पास ऑप्शन है, वो अगर उसको लग रहा है प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि अब वो दिमाग लगाने के लिए काबिल बन चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि माइनर का रोल क्या है पार्टनरशिप में और माइनर का रोल क्या है एचयूएफ के अंदर। अब एक बार फटाफट से इसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, एचयूएफ और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। सबसे पहले बेसिस क्या है, किस बेसिस पे मैं डिफरेंस बता रहा हूं। पहला है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब एचयूएफ किससे चलता है, हिंदू लॉ से, और पार्टनरशिप किससे चलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, ठीक है। पहला पॉइंट डन। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बिना देखे भी हमें समझ में आ चुकी है, कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर की लिमिटेड होती है। द हेड हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज कर्ता, और बाकी मेंबर्स की क्या होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। 2 पॉइंट डन। तीसरा पॉइंट, तभी डेफिनेशन ध्यान से समझना, सारी ये पार्टनरशिप, ये क्या कहते हैं डिफरेंस बिटवीन, सब अपने आप हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, बिना देखे भी आप बता सकते हो डिसीजन मेकिंग एचयूएफ में कौन करता है, सिर्फ कर्ता, ठीक है। और यहां पे कौन करता है, सारे पार्टनर्स जॉइंटली करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन लिख सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता, तो ये चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर। एचयूएफ के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम नो लिमिट। एक बात याद रखना, यहां पे जनरेशन की बात थी, वो 3 सक्सेसिव जनरेशन कि मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और मतलब हम, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। अब आपकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, मतलब बैंक्स अगर आप चला रहे हो तो मैक्सिमम आप 10 हो सकते हो, 20 फॉर अदर बिजनेस, ठीक है। ये 50 भी हो जाता है, 100 भी हो जाता है। उसके बाद लास्ट आता है माइनर।
माइनर को एचयूएफ में मेंबर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप में माइनर्स को मेंबर नहीं बना सकते, बना भी सकते हो तो ओनली फॉर बेनिफिट्स। सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ओनली फॉर बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने माइनर की बेसिकली आज मैंने आपको लॉ समझाया सारा कि माइनर का लॉ मतलब लॉ में सॉरी पार्टनरशिप में माइनर का और एचयूएफ में माइनर का क्या रोल होता है, वो चीज मैंने आपको समझाई। फिर मैंने आपको डिफरेंस समझाया एचयूएफ और पार्टनरशिप के बारे में। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 8 फिनिश होता है।